गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज के क्लास में मॉडल सेट प्रैक्टिस जो मैं बार बार बोल रहा था कि किस आधार पे हम लोगों को तैयारी करना है और कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी या सक्षमता या कोई भी परीक्षा, इससे वाइसराय और गवर्नर जनरल से लेकर भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय, ये सभी में से एक से दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी सेक्शन के तरफ पढ़ेंगे थ्योरी को, और उसके बाद अंत में हम लोग कुछ 10 प्रश्न का उत्तर देंगे। पढ़ने के बाद आपको मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पे उत्तर देना होगा। जैसे ये मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये 10 प्रश्न आप लोगों से, और इसे याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसे जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसके जवाब दे देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे कि कब से कब क्या हुआ, कैसे हम लोगों को आसानी से चीज़ों को याद कर जाना है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला ये पार्ट में हम लोग देखेंगे बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद दूसरा पार्ट में हम लोग करेंगे भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय, ठीक। तो चलिए पहले पार्ट में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर बना, वो कौन बना? तो बंगाल का गवर्नर बना रॉबर्ट क्लाइव। देखिए यहाँ वर्ड देखिएगा, बंगाल का गवर्नर, यहाँ देखिए बंगाल का गवर्नर और यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल। वर्ड से ही कन्फ्यूज़न होता है और 1-2 नंबर गड़बड़ हो जाता है। तो बंगाल का गवर्नर कौन बना सर्वप्रथम? तो रॉबर्ट क्लाइव। 1757 के प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है, जिसमें सिराजुद्दौला धोखे से हार जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है। तो इसमें 2 प्रश्न मिला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये डेट आप दीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखते हैं, दीवान की नियुक्ति मोहम्मद राजा खां को ये बंगाल का दीवान नियुक्त करता है। सिताब राय को, देखिए बिहार में राय लोगों का वर्चस्व है, आप लोग जानते हैं। तो सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त करता है, और उसके बाद राय दुर्लभ को उड़ीसा का दीवान नियुक्त करता है। द्वैध शासन का जनक माना जाता है किसे? तो रॉबर्ट क्लाइव को। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि बंगाल में राजा का भी शासन होगा और अंग्रेजी सेना का भी शासन होगा, यानी दोहरी शासन होगा। नेक्स्ट है 1765 का इलाहाबाद का संधि, इसी के कार्यकाल में होता है, यानी 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। देखिए पूर्ण रूप से प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का शासन यहाँ स्थापित नहीं हुआ। जब वो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध जीतते हैं, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव तो वो पहले ही था, ठीक है, यानी रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है। तो ये था पहला लाइन। क्या क्या हम लोग चीज़ों को याद रखेंगे इसमें? बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव, द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना का शासन भारत में स्थायित्व होता है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। नेक्स्ट के 2 लोगों को देखिए। नेक्स्ट के 2 लोगों का हम लोग देखेंगे वेंसीटाट। इससे प्रश्न क्या पूछता है? और हाँ, एक चीज़ आप रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पे जरूर डेट याद रखिएगा, इससे आप प्रश्न को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। 57 से 60 तक था ये प्रथम बार। कलर बदल लेते हैं, कलर कुछ कम दिख रहा है उस पर। कब से कब था? 1757 से 60 तक। तो इसके बीच कोई भी घटना होगा तो उस समय का गवर्नर जनरल कौन होगा?
तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। अगर ये डेट आपको याद है कि कब से कब था तो आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब बताइए 57 से 60 तक था, ठीक, पहले बार कब से था? 57 से 60 तक। अब फिर बनता है 1765 से कब तक? तो 67 तक। तो 64 का युद्ध यानी बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। मैंने ये डेट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 60 से लेकर 64 तक बीच में वो हटा था तो वेंसीटाट था, जिसके रीजन में बक्सर का युद्ध। अब देखिए यहाँ पे 1 साल के लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा चर्चा किया कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो ये नहीं था, सॉरी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इस लाइन में आप लोग देख लीजिएगा, 1 साल के लिए 60 से 64 1 साल बाद वो बनता है बंगाल का गवर्नर। लेकिन यह वेंसीटाट 60 से 64 तक बना था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था पूछ देगा तो कहिएगा वेंसीटाट, रॉबर्ट क्लाइव नहीं कहिएगा। कार्टियर 69 से 72 तक बनता है और इसके समय में बंगाल में अकाल पड़ता है 1770 में। और वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वहीं आगे चल करके बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? देखिए शुरुआत किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और अंत किसने कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग ने। आगे देखते हैं। बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल कितना था? तो 1774 से लेकर 85 तक। इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ? ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया जाता है। यानी सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में हुई थी, याद रखिएगा। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो एलिजा इम्पे। ठीक है, इसी के कार्यकाल में कलकत्ता में 1781 में सर्वप्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए सर्वप्रथम मदरसा कलकत्ता में 1781 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 1775 से 82 यानी प्रथम मराठा युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। तो ये देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर था और यहीं जब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत से इसका नाम कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले आप देख रहे थे बंगाल का गवर्नर, अब हो गया बंगाल का गवर्नर और जनरल एक शब्द आ गया। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो प्रश्न आएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो कहिएगा विलियम जोन्स ने 1784 में। नेक्स्ट मैं उसी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। तो प्रश्न यहाँ भी बन जाता है कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस अंग्रेज ने किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। और भूमि सुधार व्यवस्था एक है इजारेदारी प्रथा, तो ये किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में शुरू हुआ था। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए इसको। मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल के शासनकाल में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में स्थापित किया गया था। बंगाल के गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं। देखिए हेस्टिंग के बाद हम लोग कॉर्नवालिस को देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है
इसका कार्यकाल 86 से लेकर 93 तक था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त का जनक, देखिए ब्रिटिश काल में भूमि सुधार अधिनियम जो था भूमि के सुधार के लिए, वो 3 तरह से किया गया। एक 1793 के समय, एक 1820 और एक 1822 में। पहला अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतबाड़ी और तीसरा महालवाड़ी। ठीक है, आगे इस तीनों प्रश्न मिल जाएगा और तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अस्थाई बंदोबस्त के जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक सेवा का जनक यानी सिविल सर्विस का जनक, जो यूपीएससी का आप एग्ज़ाम समझते हैं, जानते हैं, देते हैं, सर्विस का जनक कौन है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था का जनक कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कौन ऐसा बंगाल का गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में ही है? तो वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका समाधि गाजीपुर में है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या याद रखिएगा? अस्थाई बंदोबस्त किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सर्विस का जनक, सिविल सेवा का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि कहाँ है भारत में? तो गाजीपुर में। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा। मैं ऐसे ही मॉडल से तोड़ कर पार्ट वाइज कर आपको इतना अच्छा से बना दूंगा। यही नोट्स है मेरा, ऐसे ही मैं नोट्स बनाता हूँ और चीज़ों को माइंड में सेट रखता हूँ। केवल डेट से पकड़ लेता हूँ, डेट से कि किसके कार्यकाल में कौन सी घटना घटी। अगर हमको खाली डेट याद रहेगा और ये नाम, तो हम धर लेंगे कि क्या हुआ था उस समय। तो वही चीज़ मैं नोट्स बनाता हूँ, तो नोट्स आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए कितना कम में कितना ज़्यादा बातें छुपी हुई है। तो आप यहीं से आप अपना नोट इसको लेकर के बना लीजिए और इस तरह से याद कर जाइए। मैंने याद तो कभी नहीं कीजिएगा, भूल जाइएगा। चीज़ों को समझिए। इतिहास, भूगोल, ये सब समझने की चीज़ें है। लोग कहता है कि केवल गणित ही समझा जाता है, बाकी तो रट्टा मारा जाता है। रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा। जब डीप क्वेश्चन कर देगा ना बीपीएससी, तो वहाँ छिटा जाइएगा। इसलिए आप खुद नोट्स तैयार कीजिए अपना, तब मज़ा आएगा, तब एग्ज़ाम में बैठेंगे निकल जाएगा, एकदम गारंटी है। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। कॉर्नवालिस के बाद एक आता है जॉन सोर, जिसका कार्यकाल 1793 से लेकर 98 तक। तो जॉन सोर के कार्यकाल में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसलिए उनकी चर्चा मैं नहीं किया हूँ। उनसे प्रश्न भी बहुत कम बनता है, लेकिन फिर भी जान लीजिए 1793 का चार्टर अधिनियम आया था, लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे। अब आप कहिएगा कि सर ये डेटवा गायब कर दिए थे, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा बताना पड़ा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है जॉन सोर से, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। इसका कार्यकाल था 1798 से 5 तक। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 का, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। टीपू सुल्तान क्या होता है? मारा जाता है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है? आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर यानी मैसूर के शासक। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में होता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में होता है। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। चलिए इतना आपने जाना, आगे देखते हैं। अगला कार्यकाल 2 लोगों का है, एक है जॉर्ज बालो और एक है लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो इनका कार्यकाल देख लीजिए 1805 से 7 तक, और इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। और हाँ, जॉर्ज वालो के कार्यकाल में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। वेल्लोर का
सिपाही विद्रोह, इतना इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा बड़ा काम ये नहीं किए थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका कार्यकाल 7 से 13 तक, इनसे भी प्रश्न बहुत कम आता है। अब आगे चलते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, देखिए वहाँ था वारेन हेस्टिंग, यहाँ है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक, तो अब ये बनते हैं 1813 से 1823 तक बंगाल का गवर्नर जनरल। देखिए अभी हम लोग बंगाल का गवर्नर किए, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल पे आए हैं, और कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में मैं लाऊंगा भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय। जैसे मान लीजिए असहयोग आंदोलन के समय कौन क्या था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन क्या था, ये सारे प्रश्न उसमें मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आप जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल 247। देखता हूँ कैसे नहीं एग्ज़ाम निकलता है, हम भी जिद पे ही आ रहे हैं। बिना किसी फ़ी के पेड कोर्स के कैसे तैयारी किया जाता है, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, ये मैं बताऊँगा, और आप जानते भी हैं। चलिए, आप ही लोगों के ग्रुप से हम भी हैं, हम क्या सब कुछ थोड़े जानते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, यानी अंग्रेज़ और नेपाली लोगों के बीच युद्ध कब हुआ था, तो 1814 से 16 तक, और ये युद्ध की समाप्ति होती है जिसमें नेपाल की हार होती है और सुगौली की संधि। तो प्रश्न आता है सुगौली की संधि किस युद्ध के कारण हुई थी, तो आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी, तो सुगौली की संधि के तहत हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने किया था। अब देखिए एक आ गया रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820, किसके द्वारा, मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा, मुनरो के द्वारा। और मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी, मौ से मैकेंजी और मौ से महालवाड़ी, यानी भूमि सुधार व्यवस्था जो था मुनरो के तहत, रैयतवाड़ी और मैकेंजी के तहत महालवाड़ी। कब, 1822 में। देखिए 1793 अस्थाई बंदोबस्त, 1820 रैयतवाड़ी व्यवस्था, मुनरो में रॉ है लास्ट में, यहाँ रैयत है, मैकेंजी महालवाड़ी, और ठीक 2 साल के बाद 22 में। याद रहेगा आप लोगों को। तो प्रश्न आएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं तो मुनरो, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं तो मैकेंजी, और रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था किस बंगाल के गवर्नर जनरल के शासनकाल में लाया गया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। आगे देखते हैं। अब आया लॉर्ड एमहर्ट। देखिए ये यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है 18,123, 1823 से 28 के बीच ये रहे थे, और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो बाद में जाकर के 1857 के क्रांति का ये न्यू माना जाता है। तो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में ये किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड एमहर्ट के कार्यकाल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, बंगाल का गवर्नर जनरल। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग, एलनब्रो और कैनिंग तक। तो चलिए तेजी में इसको समाप्त किया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा पर रोक किसने लगाया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब, 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर ठगी प्रथा का अंत किया। और एक चीज़ जान लीजिए, यहीं चलकर ये अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, यहीं क्या होगा, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, और तब आएगा यहीं बनेगा प्रथम भारत का गवर्नर जनरल। जो अंतिम होगा वही प्रथम होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बंगाल का गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनेगा, कौन होगा, तो वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक और प्रश्न आएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोलकाता का मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो यहीं लॉर्ड
विलियम बेंटिक। अब देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस समय अंतिम जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वही प्रथम बन जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। और इनका कार्यकाल 1833 से 1835 के बीच। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया। लॉर्ड मेटकॉफ, ये 35 से 36 तक। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता ये कहे जाते हैं। ये प्रश्न काफ़ी VVI है, इसलिए इनको ले लिया हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का गवर्नर जनरल में लॉर्ड एलनब्रो को। ओल्ड मैन इन हरी किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड एलनब्रो को कहा जाता है। भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड एलनब्रो ने किया था, एलनब्रो ने। थॉमस योजना, आखिर ये थॉमस योजना है क्या? तो देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए, ये ज़रूर याद रखिएगा, देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा। देखिए देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमस योजना प्रस्तुत किसने किया था? तो एलनब्रो ने किया था। अगला लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी लाहौर की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई थी। नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। ये हार्ड नियम का लागू करने वाला भाई, नर मतलब बलि दिया जाता था इंसानों का खोट जनजाति के द्वारा, उस पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग ने। देखिए कुछ गलत किए अंग्रेज, तो बहुत सारे कुछ सही काम भी किए। ठीक है, तो नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया। आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। भारत का गवर्नर जनरल, इनका कार्यकाल देख लीजिए 1848 से 1856। तो 1853 में ना रेल चला था, तो उस समय कौन हो सकते हैं भारत का गवर्नर जनरल? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इनके कार्यकाल में। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, चार्ल्स वुड के शिक्षा नीति, जिसे शिक्षा का मैग्नी कार्टा कहा जाता है। तो चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति, ये आप याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी वाले काल में ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति 1854 में, इसे शिक्षा का मैग्नी कार्टा कहा जाता है। व्यापकगत सिद्धांत, ये व्यापक सिद्धांत नहीं, व्यापकगत सिद्धांत, यानी जिस राज्य के, जिस एरिया के राजा का देहांत होता है और उनका कोई अपना वंश ना हो, तो उस राज्य को अपने में मिला लेना, ये व्यापकगत सिद्धांत कहलाता था। यानी वो अपने उत्तराधिकारी को किसी और को नहीं चुन सकते हैं। और इसमें कौन कौन आता था? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध मिलाया गया था। सबसे पहले किसे मिलाया? सतारा को। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यहीं जा कर के क्या बन जाएगा? भारत का वाइसराय बन जाएगा, वाइसराय। तो ये पार्ट 1 में हम लोग इतना ही करेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वाइसराय कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। जो अंतिम होगा वही प्रथम होगा अगला का। तो कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और ठीक इसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके कर दिया जाएगा वाइसराय। क्या कर दिया जाएगा? वाइसराय। यानी इसके बाद हम लोग देखिए, प्रथम पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक आए, और उसके बाद हम लोग करेंगे वाइसराय वाले सेक्शन को, जो कि 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत इसका नाम बदला गया। ठीक है, तो ये सारे आपने टॉपिक को देखा। अब यहाँ से हम लोग MCQ को निकालते हैं। पहला प्रश्न,
बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? जनरल नहीं लगाया हूँ, गवर्नर कौन था? जो प्लासी का युद्ध लड़ा था वही था। तो कमेंट में आपको जवाब देना है। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए अब इसमें आपको प्रश्न दिखना चाहिए चारों में कि वारेन हेस्टिंग क्या था, कार्टियर के समय क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थाई बंदोबस्त आया था। ये सब चीज़ें आपको जब पढ़ेंगे थ्योरी, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से आप नहीं धर सकते आंसर को। थ्योरी पढ़ करके जब यहाँ देखेंगे आप प्रश्न तो आप धर लेंगे तुरंत, और 4 प्रश्न आप खुद बना लेंगे। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए गवर्नर के बाद जनरल लगा दिया है। रॉबर्ट क्लाइव, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जवाब दीजिएगा कमेंट में। और हाँ, अगर आप सभी लोग देख रहे हैं तो बनाने में कम से कम ये कंटेंट 1 से 1.5 घंटा लगा है। पढ़ाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, सोच सोच कर बनाना, फिर कौन से प्रश्न को लेना। तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है, तो जो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश शासन के द्वारा लगाया गया था, तो उसके जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1799 में जब टीपू सुल्तान मारा जाता है तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ऑप्शन है लाहौर की संधि, सुगौली की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और सालाभाई की संधि। देखिए टीपू सुल्तान मारा जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि क्यों हुई है, ये सारे प्रश्न आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा थ्योरी वाले सेक्शन में। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जिसमें नेपाल की हार हुई थी, कौन से संधि के तहत समाप्त हुई थी बताइएगा। सती प्रथा पर रोक किसके कार्यकाल में लगा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, एलन बरो और लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, रेलवे कहिए चाहे डाक व्यवस्था कहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। कमेंट में जवाब दीजिएगा 1, 2 या 3 या 4। 7वां प्रश्न है 8वां प्रश्न, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, 1858 के भारत शासन अधिनियम। तो इसके तहत तो वाइस राय किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वाइस राय। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल किया जाएगा, सॉरी बंगाल का गवर्नर वही प्रश्न है क्या, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को? हाँ ना, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। यह प्रश्न क्या है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को? हाँ चलिए ठीक है, बंगाल के गवर्नर को ना, बंगाल का गवर्नर, किस एक गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किया गया? कमेंट में जवाब दीजिएगा। मैं ही कंफ्यूज हो गया था। देखिए यही होता है एग्ज़ाम में, समय कम रहने पे कंफ्यूज होकर के गलत उत्तर देना। मैं भी करता हूँ कन्फ्यूज़न। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो ये आपको बताया गया था थ्योरी में। और आज का आखिरी प्रश्न, भारत में रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? मद्रास और गुंटूर, मुंबई से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई या मुंबई से ठाणे? 1853 वाले कार्यकाल में। तो ये रहा बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल। दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे वाइसराय और 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आधुनिक भारत से जुड़ा होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप जुड़िए स्टडी विथ राहुल 247 के साथ। जीके जीएस के साथ साथ गणित और इतिहास, भूगोल, सब चीज़ नोट्स के तहत आपको समझाया जाएगा।